हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। नई दिल्ली में आज सुबह 6 बजे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीकाकरण के राजनीतिकरण को बदलने के लिए निकले। बिल्कुल आम इंसान की तरह नरेंद्र मोदी राजधानी की सड़कों पर चले। प्रधानमंत्री की गाड़ी के साथ दिल्ली के ऑटो चल रहे थे। नरेंद्र मोदी की गाड़ी रेड लाइट पर रुक रही थी। एम्स में प्रधानमंत्री की जिस तस्वीर की सबसे ज्यादा चर्चा है, उसके पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी देखिए इस रिपोर्ट में। नरेंद्र मोदी लीड कर रही हैं, एग्जाम्पल से भी और बड़े मार्जिन से भी। जब दिल्ली सो रही थी तब नरेंद्र मोदी बिना किसी सुरक्षा बंदोबस्त के एम्स के रास्ते पर थे। प्रधानमंत्री वीवीआईपी कल्चर तोड़कर एम्स आए। मोदी के सियासी विरोधी 13 जनवरी से ही एक ट्रेंड करा रहे थे, पहला टीका मोदी को, पहला टीका मोदी को। इस ट्रेंड में सजेशन से ज्यादा सवाल था। मोदी के दुश्मन मेड इन इंडिया वैक्सीन पर क्वेश्चन मार्क लगाते थे और मोदी के वैक्सीन नहीं लगाने का एग्जाम्पल देते थे। टीकाकरण अभियान के 45वें दिन थर्ड फेज शुरू हुआ तो पहला टीका लगा मोदी को। नरेंद्र मोदी ने वेट किया। वीवीआईपी बनकर उन्होंने लाइन नहीं तोड़ी। हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर्स के बाद अब जब बारी आई तो प्रधानमंत्री लाइन में आए। प्रधानमंत्री ने श्योर कर दिया है, भारत में बनी वैक्सीन 100% प्योर है। अगर अब भी कोई सवाल है तो ये नरेंद्र मोदी का जवाब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 6 बजे के लगभग अपने निवास स्थान 7 LKM से निकले। 7 LKM इस दिशा में है। वहाँ से एम्स जब जाना हो तो इसी सड़क का इस्तेमाल करते हैं। पीएम निवास से एम्स की दूरी तकरीबन 5 किलोमीटर है और इस 5 किलोमीटर में 5 रेड लाइट भी हैं। पीएम ने अपने लोगों को यह सख्त हिदायत दे रखी थी कि किसी प्रकार के सुरक्षा प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए रूट ना लगाई जाए। मतलब ये कि इस सड़क पर जो ट्रैफिक हो बिल्कुल आम दिनों की तरह है। पीएम जब चल रहे थे तो उनके साथ ऑटो वाले भी चल रहे थे। दूसरे लोग भी आम लोगों की तरह उसी गाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख भी रहे थे। इस पूरे रूट में तकरीबन 5 रेड लाइट है, जिनमें से 3 पर पीएम की गाड़ियां भी रुकी। पीएम लगभग 6:20 पे एम्स पहुंचे। एम्स के लिए भी पीएम ने यह निर्देश दे रखा था कि किसी प्रकार की कोई बैरिकेडिंग या अलग व्यवस्था ना की जाए। नर्स या मेडिकल स्टाफ को भी बुलाया जाए तो उन्हें भी रूटीन दिनों की तरह ही। सुबह 7:06 पर मोदी ने जैसे ही कोरोना वैक्सीन लगवाने का ऐलान किया, देश दुनिया में हर जगह मोदी मोदी होने लगा। ट्विटर पर नरेंद्र मोदी वर्ल्ड टॉप ट्रेंड में शामिल हो गया। गूगल पर भी नरेंद्र मोदी टॉप सर्च बन गया। गूगल सर्च इंजन का ये डेटा देख लीजिए। सुबह 10 बजे से जो भी गूगल पर आ रहा था वो नरेंद्र मोदी को सर्च कर रहा था। शाम होते होते गूगल पर मोदी के नाम का सर्च 100% तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री ने कोरोना का टीका लगाने के बाद बड़ा मैसेज दिया। एम्स में मैंने कोविड-19 वैक्सीन का पहला डोज लिया। कोविड-19 से वैश्विक लड़ाई में हमारे डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने बहुत कम समय में कमाल का काम किया है। वैक्सीन लेने की जिनकी बारी है, मैं उनसे अपील करूंगा कि वो टीका जरूर लगवाएं। आइए हम सब मिलकर भारत को कोविड-19 से मुक्त करें। मोदी ने मेड इन इंडिया कोवैक्सीन की डोज ली और अफवाह गैंग पर सबसे तगड़ी चोट कर दी। टीका लगाते समय प्रधानमंत्री कितने सहज रहे, ये उनको टीका लगाने वाली नर्स से बेहतर और कोई नहीं बता सकता। आज मेरी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण दिन है। सर से मिलने की मौका मिला। सर जब सुबह आए थे वैक्सीन के लिए, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की फर्स्ट डोज लिए है सर आज। तो सर सुबह आए थे, हम लोगों से मिले, बातचीत करे हमसे। मतलब इतना डर भी नहीं था कि हम पीएम से मिल रहे। सर इतने अपने दोस्ती के साथ हमसे बात कर रहे थे, बातचीत करे और पूछे भी कि आप कहाँ से हो करके। मैंने बोला मैं पुदुचेरी से हूँ। तो सर ने बोला वनकम बोले थे, मतलब तमिल में बोलने की कोशिश कर रहे थे। तो वैक्सीन लगाने के बाद 30 मिनट सर को ऑब्जर्व किया था हमने, तो ऐसे कोई इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस नहीं था। ऐसा है कि वैक्सीन लगाए ना लगाए बहुत लोग सोच रहे थे बहुत कुछ। अब सर ने लगा लिए तो सर एक उदाहरण बन गए अब कि सबको वैक्सीन लगा सकते हैं करके। पुडुचेरी की नर्स को प्रधानमंत्री ने वड़क्कम किया।
टीका लगाते समय मोदी के मुस्कुराने के इस तस्वीर के पीछे का भी एक राज है। नर्स निवेदा ने ये राज तमिल में बताया है, हम उसका हिंदी तर्जुमा बता देते हैं। தமிழ்ல சொன்னாங்க, அவங்க தமிழ்ல பேசிட்டு ட்ரை பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு सर पीएम सर आए तो सब सीरियस थे। उन्होंने तमिल में हमारे नाम पूछे, हम कहां से हैं ये भी पूछा। माहौल को हल्का करने के लिए उन्होंने पूछा कि क्या मैं जानवरों वाला इंजेक्शन लगाऊंगी। हम इसे समझ नहीं पाए तो उन्होंने कहा कि नेताओं की चमड़ी मोटी होती है, उसके लिए अलग मोटी वाली सुई चाहिए। मैंने कहा सर नॉर्मल सुई लगाएंगे। நார்மல் வேக்சின் போடுற इंजेक्शन தான் சார் எடுத்துட்டு வந்தோம் அப்படினு சொல்லிட்டு प्रधानमंत्री ने 1 सेकंड में सारा टेंशन खत्म कर दिया। नर्स ने इंजेक्शन लगाया तो नरेंद्र मोदी ने कहा हो गया, इसका तो पता भी नहीं चला। जो लोग अब भी मोदी का मजाक उड़ाते हैं, उनके लिए मोदी ने मजाक ही मजाक में बड़ा मैसेज दे दिया। मोदी के इस मुस्कान के पीछे देश के डॉक्टरों और वैज्ञानिकों पर विश्वास है। काबिल हाथों में देश सुरक्षित है, इस बात का 100% भरोसा है। पुडुचेरी की नर्स निवेदा के साथ केरल की नर्स रोसम्मा भी एम्स के वैक्सीनेशन सेंटर में थी। इस फ्रेम में प्रधानमंत्री के कंधे पर रोसम्मा का हाथ है। रोसम्मा के लिए भी ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। I think it's very nice to see, sir. When did you came to know? Today only I came to know. Morning. Today morning only. It was very nice. Sir also was very comfortable. नरेंद्र मोदी का लेवल ही अलग है। कुछ लोग इसे इवेंट मैनेजमेंट कह सकते हैं, लेकिन सच ये भी है कि पुडुचेरी से लेकर पेरिस तक आज पूरी दुनिया में मोदी के नाम का हल्ला है। वैक्सीन तो सब लगवाते हैं, जो बाइडेन से लेकर बोरिस जॉनसन तक ने टीका लगवाया, मगर जब मोदी टीका लगवाते हैं तो क्या होता है। कुछ वर्ल्ड हेडलाइन देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि मोदी का टीका लगवाना दुनिया के लिए कितनी बड़ी खबर है। यूएस न्यूज ने मोदी के मेड इन इंडिया वैक्सीन लगवाने को हेडलाइन बनाया है। अल जजीरा के लिए भी यही बड़ी खबर है कि मोदी ने अमेरिका का नहीं बल्कि अपने देश में बना स्वदेशी टीका लगवाया। अल जजीरा ने तस्वीर भी वही लगाई जो मोदी ने शेयर की। चीन के ग्लोबल टाइम्स के लिए भी नरेंद्र मोदी का कोरोना टीका लगाना हेडलाइन है। चीन भी इस बात को हाईलाइट कर रहा है कि भारत कामयाबी के साथ वैक्सीनेशन के नेक्स्ट स्टेज में पहुंच गया है। नरेंद्र मोदी ने टीका लगाने का फर्स्ट चांस उनको दिया जिन्होंने कोरोना से लड़ने में जान की बाजी लगाई। 45 दिनों तक प्रधानमंत्री के वैक्सीन नहीं लगाने पर सवाल उठाने वाले लोग आज उनका गमछा देख रहे हैं। पुडुचेरी और केरल की नर्स से टीका लगवाने को 5 राज्यों में होने वाले चुनाव से जोड़ रहे हैं। 3 स्टेट में चुनाव हो रहे हैं और 3 स्टेट के साथ मोदी जी का आज की जो उनका वैक्सीनेशन, इसके साथ संयोग से कोई जुड़ा हुआ लगता है। मैं ये नहीं कहती है प्रयोग से ये सब कर रहे हैं, संयोग से ऐसा लगता है कि 3 राज्यों में चुनाव है और ये चुनाव में लगता है कि वैक्सीनेशन में भी चुनाव हावी है। कांग्रेस के ही दूसरे बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे आज बिल्कुल नया नैरेटिव लेकर आए। पहले उनकी बात सुन लीजिए, फिर उसका मतलब बताते हैं। किसी चीज की पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए, प्रचार के लिए नहीं करना चाहिए। लोगों के हित में उनके सेहत को अच्छा तंदुरुस्त रखने के लिए कोई भी चीज आती है तो हम उसका वेलकम करते हैं। मैं 70+ हूँ, अब मेरा तो ये उद्देश्य है भाई मेरे बजाय आप मेरे से यंगस्टर्स को दो जो लॉन्गविटी ऑफ लाइफ रहती है उसकी। अब हमारी जो लाइफ है जो 10-15 साल की रहती है, तो आप लोगों को बचाने के लिए दे दो, मेरे को दे, मैं भी लेता हूँ। अधीर रंजन चौधरी और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। अधीर रंजन लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में कांग्रेस के नेता हैं। ये G23 वाले भी नहीं हैं, दोनों कांग्रेस हाईकमान के करीबी हैं। मोदी का तमिलनाडु की फार्मा कंपनी में बनी हुई वैक्सीन लगवाना, मोदी का असमिया गमछा रखना, मोदी का सुबह सुबह खुद एम्स आना, पुडुचेरी और केरल की नर्स से इंजेक्शन लगवाना, नर्स को तमिल में वड़क्कम कहना। मोदी विरोधियों को लगता है कि मोदी सब कुछ प्लान करके करते हैं। अगर ऐसा है तो इसमें हर्ज क्या है? पुडुचेरी की नर्स से टीका लगवा लेने भर से अगर पुडुचेरी में मोदी के नाम का डंका बज रहा है तो मोदी ऐसा क्यों ना करे? असम की महिलाओं से गिफ्ट में मिला गमछा कंधे पर रखने से अगर असम के लोगों को खुशी मिलती है तो प्रधानमंत्री के एंड से इसमें गलत बात क्या है?
अब चुनाव का टाइम है तो असम के लखीमपुर में प्रियंका गांधी ट्रेडिशनल झूमर डांस कर रही हैं, तो ये चुनाव के लिए ही तो है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में राहुल गांधी मंच पर नाचते हैं, तो ये भी तो चुनाव के लिए ही है। राहुल गांधी मंच पर कसरत भी करते हैं, लेकिन उनकी हसरत पूरी नहीं हो रही। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का कोरोना इंजेक्शन लगवाना भी वर्ल्ड हेडलाइन बन जाता है। 50 से ज्यादा देशों को कोरोना वैक्सीन देने के लिए दुनिया भर में पहले से मोदी की तारीफ हो रही है। कांग्रेस और मोदी विरोधियों की मजबूरी देखिए कि वो जिस बात को हाईलाइट करते हैं उससे नरेंद्र मोदी की ही विजिबिलिटी बढ़ती है। असम हो या पुडुचेरी, लोग मोदी की ही बातें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी तो सबके हैं, इस बात का तो कोई मायने नहीं है कि उन्होंने कौन सा गमछा पहना हुआ था। मैंने तो कभी इस दृष्टि से आज तक नहीं सोचा कि मेरे को सर्व करने वाली नर्स या मेरे को सहयोग करने वाला हेल्थ वर्कर ये कौन से प्रांत का है, कौन सी जाति का है, कौन सी भाषा बोलता है। तो इस प्रकार के मैं इनको एक प्रकार से ओछे सवाल कहूँगा। प्रधानमंत्री जी ने कोई जवाब देने के लिए तो वैक्सीन लगवाई नहीं है। हम कोविड के खिलाफ जो जंग 1.25 साल से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, वो किसी को जवाब देने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। वो हम अपने देश के लोगों के प्राणों की कोविड से रक्षा करने के लिए हम ये जंग लड़ रहे हैं, और इसमें जो हमारा धर्म और कर्तव्य है हम उसका पालन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने 60 मिनट में क्या क्या कर दिया है, उसे संक्षेप में समझते हैं। मोदी विरोधी प्रधानमंत्री के वैक्सीन नहीं लगाने का मुद्दा बनाते थे, मोदी ने उसकी हवा निकाल दी। मोदी विरोधी कोवैक्सीन पर सवाल उठाते थे, मोदी ने कोवैक्सीन का टीका लगवा लिया। मोदी के दुश्मन टीके की कीमत पर सवाल बनाकर बैठे थे, मोदी ने सरकारी अस्पताल में उसे मुफ्त कर दिया। कोवैक्सीन पर बाजी पलट जाने के बाद असदुद्दीन ओवैसी आज ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड पर नया आरोप लेकर आए। मेरा मोदी सरकार से एक सवाल है कि जर्मनी की सरकार ने यह कहा है कि जो कोविशील्ड है, जिसको ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका बनाती है और जिसका इख्तियार उन्होंने यहाँ पर सीरम को दिया है, तो जर्मनी में और उनका जो पब्लिश डेटा है वैक्सीन साइट पर एस्ट्राजेनेका का, वो ये कहता है कि वो वैक्सीन 18 से 64 इयर्स के लोगों के लिए अच्छा है। 64 के ऊपर जो लोगों के लिए उतना इफेक्टिव नहीं है। तो हम मोदी सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या ये बात सच है? जर्मनी का नाम लेकर ओवैसी ने जो आरोप लगाए वो नए लग सकते हैं, लेकिन मंशा वही पुरानी है। मोदी का नाम हो रहा है, ये उनके सियासी दुश्मनों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। आगे बढ़ते हैं। एक पीरजादा ने कांग्रेस में गृह युद्ध शुरू करवा दिया है। उसके बाद G23 के नेता आनंद शर्मा ने कांग्रेस को आईना दिखाया। कहा, अगर कांग्रेस पीरजादा के साथ गठबंधन करती है तो वो सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट खो देगी। इसको लेकर कांग्रेस में घमासान मच गया है। कौन है ये पीरजादा अब्बास सिद्दीकी? किस नई कंट्रोवर्सी में फंसे हैं? और क्या बंगाल में महागठबंधन कांग्रेस के लिए घाटे का सौदा है? তাড়াতাড়ি যেন করে, যত তাড়াতাড়ি কোরআনের পিছনে লাগবে তত তাড়াতাড়ি ভারতবর্ষে করোনার জায়গায় করোনা আসবে। শুনছেন না শোনেন না? তবে খুব শিগগিরই আমার কাছে যে খবর এলো, গত দুদিন ধরে দিল্লিতে মসজিদে আগুন লাগিয়েছে, মাইক পুড়িয়েছে। আমার মনে হয় মাসখানেকের মধ্যেই হয়তো এবার আযাব আসতে শুরু হতে পারে। তৈরি হয়ে যাও, আল্লাহ কবুল করে, বলুন আমিন। আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহ আমার ভারতবর্ষে এমন কঠিন একটা ভাইরাস দিক, এই ভারতবর্ষের জন্য 10, 20, 50 কোটি লোক মরে যায়, বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। কি রে বাবা, ভুল দোয়া করলাম নাকি? অনেক রস জমেছে তো, একটু কাটুক না। তাতে আব্বাস সিদ্দিকী মরবে, কি আছে? फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का यह वीडियो बीजेपी ने बंगाल में जबरदस्त घुमाया है। पीरजादा का एक नहीं 2 वीडियो वायरल है।
খোদার পক্ষ থেকে যদি এমন একটা রোগ আছে গিরাম আল্লাহ মেরে দেবে। যেমন আগে কলেরা হতো, বসন্ত হতো, আর হতো, ডাক্তার কোনো ওষুধ খুঁজে পাবে? যদি আল্লাহ বিমার দিয়ে মারতে চায় ওষুধ খুঁজে পাবে? वीडियो कितना सच्चा है, कब का है, ऐसा बयान देने का पीरजादा का क्या मकसद है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी 2 टीमों ने तहकीकात की। रैली के मैदान से लेकर फुरफुरा शरीफ तक लोगों से बातचीत की। वीडियो का सच क्या है, ये डायरेक्ट पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से भी जाना। कि सियासत में एक आपका वीडियो बहुत ज़बरदस्त वायरल हो रहा है। उस वीडियो में ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आप तकरीर कर रहे हैं किसी मंच पे बैठ के, जिसमें कह रहे हैं कि 50 करोड़ हिंदुओं को कोरोना से मर जाना चाहिए। ये गलत बात है, सरासर गलत बात है। नहीं, ये अगर ऐसा बोलते तो हमारे ऊपर केस होना चाहिए था। हमको एक फंसाने की साजिश है। आप हमको अगर वीडियो भी सुनाएंगे, हम तो बोलेंगे जो उसमें हिंदू कहीं भी लफ्ज नहीं है। दूसरा बात है उसका आगे क्या है पीछे क्या है तो खोल के बताना पड़ेगा। नहीं, हम तो समझ रहे, आप जब बोल दिया हम समझ गए। वो बहुत पुराना दिन की बात है, जब कोरोना आने वाला है तब, मतलब चीन में जब कोरोना हो रहे थे तब का ये वीडियो है। इसको आगे पीछे काट के कुछ बेवकूफ़ लोग हमको गुमराह करने या आदमी के नज़रों में गिराने के लिए लोग कोशिश कर रहे, आज भी कर रहे, बहुत दिन से कर रहे। ये लोग कोशिश कर रहे हैं मगर ये लोग हमारे कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, क्योंकि इसका आगे पीछे अगर कोई सुने तो वो बोलेंगे सच बोला है। अगर कोई हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं उसके लिए आप क्या चाहते हैं? वो खुश रहे ये चाहते हैं ना, उसके लिए मृत्यु दंड चाहते हैं? बोलिए, आप बोलिए, पहले आप संवाददाता है तो फिर भी देश के खिलाफ में जो कोई बात करेगा तो उसके लिए अच्छा कोई कैसे सोच सकता है? बस उसके बारे आखिर में देखना होगा। उसके आखिर में हमने बोला जो हमारे देश का गरीब हिंदू है, गरीब दलित है, आदिवासी है, जो देश को मानते हैं, उन सबको आप खुशी में रखिए, सुस्त रखिए, अच्छा भी रखिए। जो हमारे देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, देश की नुकसान पहुँचाने की क्षति कर रहे हैं, उनको ये बीमारी होना चाहिए। क्योंकि ऐसा जंजाल हमारे देश से हट जाए तो हमारे देश मुक्त रहेंगे, यही हमारा बोलना का इरादा था। मगर इसको कोई तोड़ मोड़ के दूसरा हिसाब से बताया, हमको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुल मिला के आपने नहीं कहा कि कोरोना 50 करोड़ हिंदुओं को नहीं, ये तो हमको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। पीरजादा की सफाई सुन ले। अब जरा लेफ्ट, कांग्रेस और आईएसएफ की रैली की भीड़ देखिए। इतनी भीड़ के सामने मंच पर आकर माइक पर पीरजादा ने क्या कहा वो भी सुनिए। जमीन থেকে আমার প্রত্যেকটা বাঙালি ভালোবাসার মানুষকে বলবো, যেখানে যেখানে বাম শরিক দল প্রার্থী দেবে আগামী ইলেকশনে মাতৃভূমিকে রক্ত দিয়ে হলেও স্বাধীন আমরা করব। पीरजादा के आने से लेफ्ट और कांग्रेस को नुकसान ज्यादा है या फायदा ज्यादा होगा? अगर मुस्लिम वोट इधर आएगा तो हिंदू वोट जबरदस्त कटेगा। ऐसा तो नहीं कि हिंदू वोट भी गया और मुस्लिम वोट भी गया। बंगाल का मुसलमान किसके साथ है, उनके दिल में क्या चल रहा है, दीदी और पीरजादा में वो किसका साथ देंगे, ये समझने के लिए हमारे संवाददाता पवन नाराज सीधे फुरफुरा शरीफ पहुंचे। वहां पर मुस्लिम वोटर से बात की। इस वक्त हम फुरफुरा शरीफ में जरूर खड़े हैं, लेकिन जो लोग देख रहे हैं ये मालदा से आए हैं सालाना जलसे के लिए ट्रेन बुक करके। मालदा यहां से लगभग 10 से 11 घंटे दूर है, ट्रेन से आए हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अब्दुल माबूद। अब्दुल साहब, क्या करते हैं आप? प्रोफेशन क्या है आपका? हम अपने घर पे रोजी रोटी के लिए हम तो ये करते हैं, कपड़े का काम करते हैं, सिलाई का काम करता है। जी है। अच्छा, सिलाई का काम करते हैं? सिलाई का काम करता है। तो जलसा होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब की बार जलसे पर नजर इसलिए है क्योंकि अब्बास सिद्दीकी ने राजनीति में उतरने का फैसला किया है, ताकत दिखाई है। दूसरी तरफ ममता की टीएमसी है जो अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। किस में दम लग रहा है? अभी तो हमारा ये तो दक्षिण में तो चलता है, मेरे उत्तर में भी चर्चा ज्यादा हो गया अब्बास भाई का। हर जगह पूछो तो अब्बास भाई, हर जगह पूछो तो अब्बास भाई। जलसे की तैयारी चल रही है, यहाँ टेंट लगाया जा रहा है। ये अक्सर हर साल होने वाला जलसा है, लेकिन अब की बार चुनाव के बीच हो रहा है तो इसके राजनीतिक मायने भी है। बाबा, क्या नाम हुआ? हाँ। क्या नाम बोलो। जमशेद अली। जमशेद अली, कहाँ से आए? मालदा से। मालदा से आए हैं।
तो क्या काम करते हैं? तो मैं अगले कर रहा। अच्छा, टेंट का ही काम करते हैं। हाँ। तो अब की बार जब वोट पड़ने की बात आ रही है तो हर कोई कह रहा है कि हम मुसलमान के साथ हैं। फरहाद हाकिम कह रहा है कि हम मौलवियों का जो पेंशन है वो दोगुना कर देंगे, आप ध्यान रखो, कौम का ध्यान रखो। इधर अब्बास सिद्दीकी कह रहा है कि ममता दीदी ने चाकरी नहीं दिया और हम जो है अब की बार सत्ता में हिस्सा चाहिए। तो किसकी बात में दम लग रहा है? दाम तो जाए खिले तारीख खाई हमरा जार खाई से तारीख को देता है। अच्छा, जिसकी खा रहे हो उसी की तारीफ करोगे? हाँ। तो किसका खा रहे हो? ममता दी खाए। ममता दीदी का खा रहे हैं। हाँ। तो ममता दी ने काम किया है। हाँ। तो आपको लग रहा है किसका दावा ठीक लगता है? अब्बास सिद्दीकी का दावा ठीक लगता है कि फरहाद हाकिम का दावा ठीक लगता है? मुस्लिम कौम के लिए अच्छा कौन है? আমরা কে শান্তি দেবে এটা আমরা এখন বুঝতে পারিনি। अच्छा, शांति होनी चाहिए। आप ये कह रहे शांति होनी चाहिए। যে শান্তি দেবে তাকে আমরা ভোট দেবো। अच्छा, तो इनका कहना है कि जो शांति देगा उसको हम वोट देंगे। ममता दीदी के एक मंत्री हैं हाकिम, वो कह रहे हैं कि हम जो मौलवी हैं उनका वेतन दोगुना करेंगे, जो प्रॉपर्टी है मुसलमानों की प्रॉपर्टी है उसको अच्छे से मैनेज करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे। वहीं अब्बास सिद्दीकी कहते हैं कि मुसलमानों को हिस्सा नहीं मिला, हमें हिस्सेदारी चाहिए। तो किसकी बात में दम लग रहा है? हमारा दम तो अभी है मालदा जिला में, अभी सुजापुर के अंदर कांग्रेस है, मोताबाड़ी में है कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस में दम लग रहा है। तो टीएमसी और कांग्रेस के बीच अगर मुकाबला हो तो कौन सी पार्टी लग रहा है उस इलाके में? कौन सी? वहाँ तो है अभी कांग्रेस ही है, पहले अनेक दिन से पहले है। पहले उत्तर 24 परगना में तो अब्बास सिद्दीकी का बड़ा जोर बताया जा रहा है। सच बोल रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं? हमारे ओखाने अब्बास सिद्दीकी भालो नहीं, प्रभाव नहीं है। नहीं ऐसा नहीं। तो आपको लग रहा है टीएमसी ठीक है, अब्बास सिद्दीकी ठीक है? ठीक है, टीएमसी ठीक है। ममता दीदी कहती हैं कि मुस्लिमों के लिए, मुसलमानों के लिए हमने बहुत काम किया। अब्बास सिद्दीकी कह रहे हैं नहीं, नौकरी चाकरी नहीं मिला। ना किया है, थोड़ा थोड़ा किया है। थोड़ा थोड़ा किया है। चुनाव अभी 1-1.5 महीने बाद हैं। किस तरह की राजनीति देख रहे हैं? एक तरफ फुरफुरा शरीफ के पीरजादा हैं जो कह रहे हैं कि हिस्सेदारी चाहिए ब्रिगेड ग्राउंड में, और दूसरी तरफ ममता है कि मुसलमानों को डरा रही है कि इसे दिल्ली ना बनने दें, गुजरात ना बनने दें। फरहाद हाकिम जा रहे हैं। क्या दोनों के बातें सुनने के बाद किसकी बात में दम लग रहा है? सबका बात सुनकर हम पब्लिक पर तो कंफ्यूज है। कंफ्यूज है? आने दीजिए क्या वो तो ये तो नहीं बोले जो सिर्फ मुस्लिम को, हम मुस्लिम के लिए हक के लिए हम लड़े, वो तो सबका लिए बोल रहे। वो चाहे शेड्यूल कास्ट है, एससी है, हिंदू है, सबके लिए बोल रहे। बस ममता है वो जो अपना ब्लैकमेल के चक्कर में वो है, आदमी को डरा रहा है बस। और किस बात से डरा रहा है? कि जो बीजेपी आएगा तो तुम लोग को ये होगा, वो होगा, गुजरात होगा, यूपी होगा, दिल्ली होगा, बस। और यहाँ सब शांति है भैया, और कुछ नहीं। पीरजादा के जरिए लेफ्ट और कांग्रेस की नजर 30% मुस्लिम वोट बैंक पर है। ऐसा नहीं, बंगाल के मैदान में सिर्फ पीरजादा मुस्लिम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। ममता की पार्टी के कुछ लोग भी इसी काम में लगे हैं। ये है टीएमसी के तीसरे सबसे पावरफुल नेता फरहाद हाकिम। ममता सरकार में सबसे बड़े मुस्लिम फेस भी हैं। हाकिम भी मुस्लिम वोट के लिए मस्जिद मस्जिद घूम रहे हैं। इमाम और मोहजिन का जो आज ममता बनर्जी ने शुरू किए हमारे मजलिसा, वो सिर्फ शुरुआत, मगर हमारे वक्फ बोर्ड में, वक्फ स्टेट में इतना प्रॉपर्टी है, इतना जगह है, इतना इम्पोर्टेंट जगह है, जितना जगह है, इसे अगर ठीक तरह से मैनेज किया जाए तो मेरे ख्याल से इमाम का तो ठीक ही है, मस्जिद का भी किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इतना प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड में। ये आप ये जो प्रॉपर्टी देख रही है मतवल्ली का नहीं है, वक्फ का नहीं है, ये अल्लाह के नाम का है, मस्जिद के लिए है, ये अल्लाह के नाम का। वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम का, और अल्लाह के नाम के प्रॉपर्टी को कोई हड़प जाता है तो वो अल्लाह को हड़प देता है। यहाँ पर फिरका परस्ती ताकत ना है इसके लिए, यहाँ पर कत्लेआम ना हो इसके लिए, ये यहाँ पर दिल्ली ना बने इसके लिए, ये गुजरात ना बने, यूपी ना बने, इसके लिए दुआ की दरखास्त है। एक बार आमीन कहिए।
ये दुआ की दरखास्त है। आचार संहिता लगी होने के बावजूद हाकिम साहब ने इमामों को वजीफे में इजाफे का वादा किया। गुजरात, यूपी और दिल्ली की भी याद दिलाई। अब जरा इनकी भी सफाई सुन लीजिए। ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी और टीएमसी सरकार की मुस्लिम वोट बैंक पे बहुत ज्यादा नजर है और फिरहाद हाकिम तो एक बड़ा नाम जाना जाता है। हमारे ख्याल से ये गलत है। हम सेकुलर पार्टी हैं और सब वोट बैंक हमारा है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो। इसके वीडियोस आ रहे हैं कि आप मस्जिदों में जाके वोट का मांग रहे हैं। वो हम मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, इमाम लोग के साथ चर्चा करते हैं वो, और हम मंदिर में भी जाते हैं। वहाँ पर पुजारी लोग जिसे आप लोग एक साइड का वीडियो देखते हैं, दूसरा साइड नहीं देखते हैं। हम मंदिर में भी जाते हैं, हम दुर्गा पूजा में करते हैं, तो वहाँ भी तो बहुत सारे पुजारी जी हमको बहुत सारे परेशानी के बात करते हैं, उसको भी हल करते हैं। हम मस्जिद में जाते हैं, वहाँ पर भी अगर इमाम लोग कुछ बोलते हैं तो उनका हल करने का कोशिश करते हैं। तो इसमें अन्याय क्या है? तो रोड शो रैलियां ताबड़तोड़ कर रही, ममता बनर्जी जी अचानक से चुपचाप हो गई हैं, कुछ न रोड शो न रैली नहीं दिखी। कोई नहीं है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, अपना चीज़ कर रहे हैं। हाँ, उनके बड़े बड़े नेता है, बड़े बड़े आते हैं, ग्लैमर है उनके पास। दीवार में एक है ना, हमारे पास गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, ये है वो है, तुम्हारे पास क्या है? तो दूसरा बोलता है ये मेरे पास माँ है। सुना आपने ना? वैसा इनके पास बड़े बड़े नेता है, ग्लैमर है, रोड शो है, सब कुछ है, मगर पब्लिक मेरे पास है। पीरजादा का कनेक्शन इस बार पश्चिम बंगाल की सियासत में बहुत नया कुछ करने वाला है। आपको क्या लग रहा है? वो तो आपके खिलाफ जमकर बोल रहे हैं। पीरजादा को बोलने दीजिए। हम कोई सांप्रदायिक शक्ति के साथ आपस नहीं करेंगे। हम इंसान के लिए है, और नजरुल के भाषा में हिंदू न और मुसलमान ये पूछता है कौन? कांडारी बोलो, ये है हमारा माँ के संतान। तो हर संप्रदाय के लिए हम हैं। इलेक्शन के समय हर आदमी अपना अपना रोटी पापड़ बेलता है। पीरजादा साहब भी उतले हैं पापड़ बेलने के लिए अपना। टीएमसी को मुस्लिम वोट बैंक जाता हुआ दिख रहा है। इसकी बड़ी वजह कांग्रेस, लेफ्ट और आईएसएफ की ये रैली है, जिसमें पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की एंट्री के वक्त अधीर रंजन चौधरी का चेहरा देखने लायक था। ये गठबंधन बताता है कौन कितना सेकुलर है, कम्युनल है, कौन वोट लाएगा, कौन वोट काटेगा। लेकिन अब भी कांग्रेस और आईएसएफ के गठबंधन में कई पेच फंसे हैं। नाराज हो गए अधीर रंजन चौधरी, अब्बास भाई से हाथ नहीं मिलाया, और फिर उसके बाद मंच पे जो जिस तरीके से नारेबाजी आपके लग रहे थे, उस वक्त वो नाराज होकर वहाँ से चलने लगे। ये सब क्या दिखा रहा है पॉलिटिकल पश्चिम बंगाल में? देखिए, हम हाथ मिलाने के बाद बोल रहे हैं, हम तो हाथ ही नहीं बढ़ाए तो हाथ कौन मिलाएगा? ये हाथ मिलाने के बाद नहीं है बात। दरअसल उन्होंने तकरीर कर रहे थे, हम जब स्टेज में चढ़े थे, कुछ लोग मैदान में जो आए थे वो लोग थोड़ा खुश होकर आवाज़ उठाए थे। तो स्वाभाविक बात, जगह से कोई आप तकरीर करे तो आवाज़ हो तो उसको तकरीर रोकना पड़ता है, इसीलिए अधीर रंजन चौधरी रोक दिया। इसमें बुराई कुछ नहीं है। तो अभी बातचीत कुछ अभी भी नहीं बनी है। कुल मिलाकर ये बता रहे थे कि जैसे कुछ सीटें पे सहमति नहीं बन रही है, वही चीज़ अभी एजेंडा वैसा का वैसा ही चल रहा है। देखिए, ये चेयरमैन ज़्यादा समझते हैं, मगर मेरा जो खबर है हमारे पास अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं। वो जो प्रदीपदा के एक वीडियो भी देख रहे थे, उनमें से वो बोल रहे हैं कि हम तो सीट नहीं छोड़ पाएंगे। पीरजादा कहते हैं कि कांग्रेस से दिल मिल चुके हैं, सीटों पर समझौता भी हो जाएगा। लेकिन अधीर रंजन चौधरी के मुताबिक आईएसएफ के साथ गठबंधन अभी दूर की कौड़ी है। मेरा साथ अभी लेट पड़ गया था, हमारा जो सीट शेयरिंग के जो मसला हो खत्म नहीं हुई। जब तक आपके जेब में कोई कोरी नहीं घुसेगा, आप दूसरे को कैसे कोरी निकाल के दोगे? मेरे साथ ये चर्चा भी खत्म नहीं हुई, आज भी चर्चा है। तो मैं कैसे, जब हमारे साथ बातचीत खत्म नहीं हुई, तो मैं कैसे दूसरे पार्टी के साथ निर्णय ले सकते? ये तो बड़े साधारण मुद्दा है, लेकिन तरह तरह की बात फैला जा रही, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब अहमियत नहीं है मेरे लिए।
इन सबके बीच जो सबसे ज्यादा ठगा हुआ महसूस कर रहा है वो है असदुद्दीन ओवैसी, जो फुरफुरा शरीफ गए थे। फुरफुराते हुए लगा था जबरदस्त माहौल होगा, ऐसे स्वागत होगा, मगर अब कह रहे हैं कि अकेले ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। चुनाव के लिए आदमी ढूंढ रहे हैं। एक शायर का शेर है, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, लोग आते गए कारवां बनता गया। इस पे इसका आपके सवाल का इस पर जवाब इतना ही है। और दूसरा ये है कि इस पर एक मौजू वक्त पर मैं इसका जवाब दूंगा। अच्छा, तो कल लेकिन आपकी क्या बातचीत चल रही है अब्बास सिद्दीकी के साथ, क्या हो रहा है वहाँ पे? बताऊंगा आपको, तफसील से बताऊंगा थोड़ा सही वक्त। मैं कभी भी नाउम्मीद नहीं होता हूँ और हमेशा मैं उम्मीद रखता हूँ अल्लाह से, और एक पॉजिटिव आउटलुक रखना चाहिए। नाउम्मीदी क्यों होना चाहिए? नाउम्मीद होने की ज़रूरत ही नहीं है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, कोशिश करते रहेंगे, ऐसा कोई बात ही नहीं है। सर कहीं ना कहीं डिच हो गया है, कहीं ना कहीं क्या डिच कर दी है वो अब्बास सिद्दीकी MIM। अरे क्या ये डिच विच का कहाँ है भाई? कोई डिच विच नहीं है, कोई बात ही नहीं है इस बारे में। सही वक्त पर बोलूँगा, तफसील बताऊँगा पूरी। बंगाल में मुस्लिम वोट बड़ा फैक्टर है। लेफ्ट, कांग्रेस, पीरजादा से लेकर टीएमसी तक हर कोई मुस्लिम वोट पर सियासत चमकाना चाहता है। हर कोई बंगाली मुसलमान का हाकिम बनना चाहता है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के चमोली में लोगों पर आज क्यों चली पुलिस की लाठियां, ये तस्वीरें और पूरी डिटेल इस ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।